जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में मुगल काल का एक दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे। पहला टॉपिक तो हम लोग टाइम से संबंधित पढ़े, टाइम पीरियड। मुगल काल के जितने भी शासक हैं उन सब का टाइम पीरियड हम लोग एक साथ पढ़े और किस तरीके से उन सबको याद करना है ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, फिर दूसरा मैंने लेक्चर लिया। दूसरा में मैंने बताया कि मुगल शासकों में मृत्यु, उन शासकों की मृत्यु कैसे हुई, उसका कारण क्या था, कहाँ हुई और उनकी कब्रें कहाँ हैं। इन सारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पीछे के क्लास में ही मैंने बताया था कि आपको अब आगे क्लास में हम क्या बताएंगे, राजनीतिक इतिहास। इन मुगल बादशाहों का राजनीतिक इतिहास बताएंगे, क्योंकि राजनीतिक इतिहास आपको बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें मारकाट, वही युद्ध, यही सब सारी चीजें आती हैं तो आपको थोड़ा पसंद आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि राजपूतों का गर्दन काट के टांग दिया तो कैसे कटा, कैसे खून बह रहा था, बताइए ना साहब, तो तुरंत आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये सारी चीजें आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब आपको, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, मुगल वंश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहला कौन सा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। और बाबर एक तरह से कहिए मुगल वंश का तो संस्थापक है ही। हालांकि ये मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो नहीं कहा, क्योंकि इसने केवल एक झंडा गाड़ दिया कि हाँ ये हो गया मुगल साम्राज्य। केवल एक झंडा गाड़ दिया कि हाँ ये हो गया हमारा मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो बाबर के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देता हूं मैं कि क्या है बाबर, क्या था। तो अब एक नाम सुने होंगे, फरगना। हो सकता है आप पढ़े हो, आप उज्बेकिस्तान का नाम आप सुने होंगे, देश है एक, मध्य एशिया का एक देश है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, वहीं पे है फरगना, उसी मध्य एशिया में है फरगना, उज्बेकिस्तान में। तो बाबर के जो पिता थे वो फरगना जागीर के जागीरदार थे। हालांकि ये चीज मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद आपको रटना नहीं, मैं आपको एक कहानी की तरह इसको समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको इसी तरह समझिए, ठीक है। तो बाबर की रगों में बाबर की रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। जैसे आपकी रगों में आपकी माता पिता का खून दौड़ता है, उसी तरह बाबर की रगों में दो महान विजेताओं के वंश का खून दौड़ रहा था। तो बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंश से थे और माता मंगोल वंश से थी। और आप जानते हैं कि तैमूर वंश और मंगोल वंश, ये दोनों महान विजेताओं का वंश था। तो बाबर के पिता तैमूरी वंश और माता मंगोल वंश। मंगोल आक्रमण, तैमूर आक्रमण आप जान ही रहे हैं। ये तैमूर और मंगोल जहां भी आक्रमण करते थे लगभग 99% ये सब उस क्षेत्र को विजित कर लेते थे। इसीलिए सब महान विजेताओं का वंश कहा जाता है इन लोगों को। और इन्हीं दोनों का मिक्सचर था बाबर। किसका, तैमूर और मंगोल का मिक्सचर था बाबर। तो आप समझ रहे होंगे कि बाबर क्या था, मिक्सचर था, ठीक, मिश्रण था। और मुगल, एक तरह से कह लीजिए कि मुगल तैमूर और मंगोल का क्या है, मिश्रण है, मुगल जितने भी हैं। तो मुगल शब्द जो है, मुगल शब्द भी आप सुने ही होंगे, मुगल शब्द जो है मोंग से बना है, मोंग। और इसका अर्थ होता है बहादुर, ठीक है। तो बाबर बाबर के जो पिता थे वो फरगना जागीर के जागीरदार थे। ये कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया में, ठीक है। तो जब बाबर 13-14 साल का था तो बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और बाबर को कम उम्र में ही फरगना की जागीरदारी मिल गई, ठीक।
अब बाबर को कम उम्र में ही फरगना की जागीरदार मिल गई। तो बाबर, अच्छा, फरगना के बगल में ही समरकंद था और वहीं आसपास में काबुल भी था। तो बाबर की भी एक प्रबल इच्छा थी, जब जब ये फरगना का जागीरदार बना तो उसके बाद बाबर की एक प्रबल इच्छा थी कि हम लोग समरकंद को भी विजित करें। ये समरकंद को विजित करना चाहता था और काबुल को भी विजित करना चाहता, लेकिन इसकी मेन पर्पस था उस समरकंद को, बेप्रबल इच्छा थी कि समरकंद को विजित किया जाए। इसी प्रबल इच्छा के कारण बाबर ने कई बार कोशिश की समरकंद को विजित करने की। समरकंद को विजित करने की कई बार कोशिश की और कोशिश करते 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 थक गया, लेकिन विजित नहीं कर पाया। तो आइए इसको थोड़ा नक्शे से समझते हैं क्या है। ये देखिए, ये मैंने नक्शा बनाया है। ये मान लीजिए कि यहीं पे मध्य एशिया का ये एरिया है और यहीं पे तीन क्षेत्र थे, एक फरगना, एक समरकंद और एक काबुल। तो इसी फरगना, जब उसकी पिता की मृत्यु हुई, बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, तो फरगना इसको मिल गया बाबर को। तो बाबर की प्रबल इच्छा थी कि समरकंद को भी विजित कर लिया जाए, लेकिन कोशिश करते 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 एकदम हार मान गया। लास्ट में इसको विजिट नहीं ही कर पाया, नहीं कर पाया। और बहुत कोशिश किया तो लास्ट में अंततः काबुल पे विजिट किया। काबुल पे विजिट किया, काबुल पे तो विजिट किया, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक काबुल पे भी चल नहीं पाया। एक तरह से कहिए कि जो मध्य एशिया का ये क्षेत्र था ना, इस पे बाबर विजित करना चाहता था, लेकिन एकदम परेशान हो गया, एकदम त्रस्त हो गया, विजित नहीं कर पाया। अंततः ये काबुल पे थोड़ा बहुत विजिट किया था। अच्छा, काबुल पे जब विजिट किया तो पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? पाद, ये मैंने लिखा है, पादशाह की उपाधि धारण की। अब बाबर की जो पैतृक उपाधि थी, मिर्जा थी वो। बाबर के पिता मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, बाबर भी मिर्जा। तो बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो मिर्जा थी, लेकिन काबुल, अंततः जो काबुल विजित करने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। तो भाई अब यहां से हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था, यहाँ पे इसी क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बाबर को खदेड़ दिया गया। मध्य एशिया से बाबर को खदेड़ दिया गया। जब खदेड़ दिया गया तो अब बाबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, क्योंकि इस एरिया में उस पर कब्जा हो नहीं पा रहा था। तो अब बाबर की मजबूरी बन गई कि चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ। कहाँ चलते हैं? भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो मजबूरी में बाबर ने भारत आने को चुना। तो बाबर के भारत आने का एक पहला कारण है मजबूरी उसकी, क्योंकि वहां वो टिक नहीं पा रहा था। कहाँ पे? मध्य एशिया में। वहां से उसको भगा दिया गया था। काबुल पे थोड़ा बहुत किया भी था, फिर वहां से भी इसको लखेत दिया गया, भगा दिया गया, भगौड़ा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ से जब ये, तो एक मजबूरी, इसकी मजबूरी बन गई कि अब चलते हैं उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो बाबर के भारत आने का पहला कारण क्या है? उसकी मजबूरी। अच्छा, दूसरा कारण था, भारत पर आने का दूसरा कारण क्या था? भारत की राजनीतिक स्थिति। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि जो छोटे छोटे, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वहां पे छोटे छोटे राजा थे और वो आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, आपस में ही लड़ते थे, कटते थे, मरते थे। तो ये भी एक उसको मौका मिला, ये भी उसको एक मौका मिला कि ये साले आपस में लड़ रहे हैं तो हम चलते हैं, ये भी उसको एक पॉइंट मिला। तो दूसरा कारण क्या था? पहला कारण क्या था? मजबूरी। बाबर के भारत आने के कारण का है पहला मजबूरी, दूसरा क्या है? राजनीतिक स्थिति। अच्छा, एक और कारण था, बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है वो है निमंत्रण। निमंत्रण क्या है? बाबर को कुछ लोगों ने निमंत्रण दिया कि हाँ आओ भारत, भारत आओ, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ आओ और लूटो, यहाँ बहुत कुछ है। लेकिन निमंत्रण देने वालों में इब्राहिम लोदी से परेशान थे वो सब, क्योंकि भारत उस समय शासन इब्राहिम लोदी कर रहा था। तो इब्राहिम लोदी से सब परेशान थे। उसी परेशान के नाते इब्राहिम लोदी
को हटाने के लिए भारत से बा, भारत को बाबर को लाने के लिए भारत से निमंत्रण भेजा गया। कुछ लोगों ने निमंत्रण भेजा। कौन भेजा है? अब जिसकी इब्राहिम लोदी से नहीं पटेगी वही भेज सकता है, अब जान ही रहे हैं। तो एक तो इब्राहिम लोदी का एक सूबेदार था दौलत खां। दौलत खां सूबेदार और इब्राहिम लोदी ने एक बार दौलत खां को बुलाया अपने दरबार में, और दौलत खां आया नहीं। इससे इब्राहिम लोदी नाराज हो गया। तो इसको ले कभी इब्राहिम लोदी और उसके सूबेदार दौलत खां में आपस में खटपट चलती रहती थी। और इधर राजपूताना वाला एरिया था। ये ये एरिया राजपूताना का था। ये देखिए, ये भी मैंने एक मैप बनाया है, ठीक है। ये भी तो इधर राजपूताना था। अब राजपूताना में राणा सांगा थे और उधर इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी से एकदम परेशान थे। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में भी आपस में नहीं बनती थी, और इधर इब्राहिम लोदी का सूबेदार से भी आप नहीं बनती थी। तो इब्राहिम लोदी के सूबेदार ने क्या किया, ये है इब्राहिम लोदी का सूबेदार दौलत खां, ठीक। तो इब्राहिम लोदी सूबेदार ने क्या किया, दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर बाबर के पास भेजा कि जाओ बाबर को बुला कर लाओ, और लाओ, और इस दिल्ली की गद्दी से इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। और अच्छा, अपने बैठने के लिए नहीं, दौलत खां अपने बैठने के लिए नहीं कहा, इब्राहिम लोदी को हटाया जाए और इब्राहिम लोदी के चाचा को आलम खां लोदी को बैठाया जाए, ठीक है। तो अपने पुत्र दिलावर को भेजा बाबर को बुलाने के लिए, ठीक है। एक निमंत्रण तो इसने दिया दिलावर को भेजकर दौलत खां ने, ठीक है। और दूसरा निमंत्रण राणा सांगा ने भेजा। तो राणा सांगा क्यों भेजे? ये लोग तो चाहते थे कि दौलत खां तो चाहता था कि इब्राहिम लोदी का चाचा गद्दी पे बैठे, लेकिन राणा सांगा क्यों चाहते थे, ये क्यों बाबर को निमंत्रण दिए कि भारत आओ, इब्राहिम लोदी को हटाओ? ये सोचे कि बाबर जो है लड़ाकू है, आएगा लूटपाट करके चला जाएगा, और जब ये चला जाएगा तो हम भी धीरे से यही राणा सांगा यही धीरे से आएंगे, यहाँ आगरा होते हुए दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। इनका दिमाग ये था राणा सांगा का, कि इसलिए इन्होंने बुलाया कि आएगा ये तो लुटेरा है, लूटेगा, लूट उठ के चला जाएगा, फिर इसके बाद मैं आप यहाँ पे दिल्ली पे अपना कब्जा कर लूंगा। राणा सांगा ने ये सोचा। ये सोचकर राणा सांगा ने निमंत्रण दिया बाबर को। दौलत खान ने निमंत्रण दिया कि इब्राहिम लोदी को चाचा को बैठाना, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने परेशान कर दिया हम लोगों को। अब ये दोनों लोग निमंत्रण इसको भेज दिए बाबर को, ठीक है। अब आप जान ही रहे हैं कि बाबर, एक तो बाबर की मजबूरी थी, बाबर उधर भाग दौड़ कर रहा था बेचारा, कुछ मिल नहीं रहा था उसको। इधर से उसको न्योता भी मिल गया कि आओ भाई। अब भारत की स्थिति भी वही डैमेज थी, आपस में ही लड़ रहे थे सब। अब बाबर की एकदम मजबूत स्थिति में बाबर अब आता है भारत। अच्छा, अब भारत निमंत्रण के बाद बाबर भारत पे क्या करता है? ऐसे आएगा तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट इब्राहिम लोदी छोड़ देगा। क्या करेगा? आक्रमण ही करेगा। तो बाबर ने अब क्या किया कि आक्रमण करना चालू किया भारत पे। ये सारी चीजें जब हो गई, मजबूरी, राजनीतिक स्थिति, निमंत्रण, ये सारी चीजें जब मिल गई तो बाबर ने चालू किया आक्रमण भारत पे। तो भारत पे आक्रमण करना चालू किया। पहला आक्रमण किया किस किले पे? बाजौर के किले पे आक्रमण किया, पहला आक्रमण। ऐसा नहीं है कि बाबर सीधे पानीपत के युद्ध में ही आया था, सीधे उसके पहले 4 आक्रमण बाबर कर चुका था। पानीपत का तो युद्ध, जो प्रथम युद्ध था, ये 5वां आक्रमण था बाबर का। समझ रहे हैं बात? तो निमंत्रण के बाद बाबर का भारत पर आक्रमण होता है। पहला आक्रमण होता है बाजौर के किले पर। दूसरा आक्रमण होता है भीरा के किले पर, उसमें बारूद उरूद वगैरह सब सारी चीजों का प्रयोग करता है बाबर, ठीक है, भीरा। फिर तीसरा होता है, चौथा होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ मैंने डाट डाट कर दिया, ठीक। अब 5वां आक्रमण जो है वो होता है बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध। तो किससे होगा ये? जाहिर सी बात है कि इब्राहिम लोदी मेन शासक है, तो किसके किसके बीच होगा पानीपत का प्रथम युद्ध?
इब्राहिम लोदी व किसके किसके बीच? बाबर के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच, और इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। तो पराजित जब कर देता है तो उधर हुमायूं को क्या करता है, हुमायूं को भेज देता है आगरा। बाबर का पुत्र हुमायूं था ना, हुमायूं को आगरा भेजता है, जाओ वहां से धन लूट कर लाओ, और स्वयं दिल्ली पे कब्जा। फिर दोनों धन लूटते हैं खूब, और इसके बाद बाबर धन पाता है और खुले हाथों से सबको बांट देता है। पूरा धन, जितना धन था सारा धन खुले हाथों से सबको बांटता है। इसी कारण से बाबर की एक और उपाधि है कलंदर। क्या उपाधि है? कलंदर। कलंदर की उपाधि धारण करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने हुमायूं को आगरा भेजा, स्वयं दिल्ली गया और आगरा व दिल्ली से ढेर सारा धन इकट्ठा किया और खुले हाथ से धन को गरीबों में बांट दिया। इसी कारण से बाबर की एक उपाधि है कलंदर। कलंदर मतलब होता है खुला हाथ, खुले हाथों से सबको बांट दिया। तो अब तो भाई बाबर आ गया है दिल्ली। कहाँ आ गया है? दिल्ली। तो ये चीजें अब आपको कुछ समझ में आए होंगे कि हाँ भाई अब बाबर दिल्ली पे नियंत्रण कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि बाबर ने दिल्ली पर नियंत्रण किया और पूरा भारत कब्जा कर लिया, नहीं भाई। अभी तो केवल बाबर एक झंडा गाड़ा था तक, हाँ ये हो गया मुगल वंश, एक छोटा सा झंडा गाड़ा था। भाई साम्राज्य का स्थापना तो कर दिया था, मुगल वंश की स्थापना तो कर दिया, और थोड़ा बहुत इधर उधर कब्जा भी किया, लेकिन अब पूरा भारत थोड़ी कब्जा कर लिया था। भारत अब पूरे भारत को कब्जा कर लिए, इसको कई समस्याएं इसके पास थी। एक तो समस्या थी कि राजपूताना से। अब ये भाई राणा सांगा सोचे कि बाबर आएगा लूट उट के चला जाएगा, अब इनको दिख रहा है कि भाई ये तो साला आके बैठ गया दिल्ली गद्दी पर, अब क्या होगा। तो बाबर के भारत आने या भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर क्या क्या करता है, आइए अब हम उसको भी समझ लेते हैं। तो बाबर दिल्ली पे कब्जा कर लिया है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया है। बाबर कैसे आया बता ही दिया मैंने आपको। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके। ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो जो महिलाएं बची थी इब्राहिम लोदी के, जो अफगान की महिलाएं थी, उनको बाबर ऐसा नहीं है कि राज दरबार से सबको वहां से भगा दिया या सबको प्रताड़ित किया, ऐसा नहीं, सब कुछ रखा, सबको राज दरबार में रहने दिया। ठीक है। उसी क्रम में जब आगे मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया भी था, उसी क्रम में जो इब्राहिम लोदी की माँ थी, उसने बाबर को क्या किया, खाने में जहर दे दिया था। ये बात किसने बताई थी? बाबर की बहन ने बताई, जिसने बाबर की पुत्री ने बताई, हुमायूं नामा जिसने लिखा है। ठीक है। गुलबदन बेगम जिसका नाम है। तो हालांकि इस चीज की पुष्टि और चीजों से नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा ये एक तरह से कहिए कि हिस्टोरिकल वेरीफाइड नहीं है, ये हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है कि बाबर की मृत्यु जहर देने से हुई, इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया उसकी मृत्यु हुई, ये चीज हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है। ठीक है। तो भाई अब बाबर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि दिल्ली पे बाबर ने कब्जा कर लिया तो अब तो दिल्ली उसकी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, दिल्ली पे केवल उसने झंडा गाड़ा था कि ये रहा मुगल वंश, बाकी तो राजपूतों की शक्तियां उधर, राजपूत जिसमें राणा सांगा थे, मदनी राय थे। राणा सांगा ने तो निमंत्रण ही दिया था कि आओ, लेकिन वो कुछ और सोचकर निमंत्रण दिए थे, बाबर कुछ और निकल गया। राणा सांगा ने निमंत्रण दिया कि आएगा,
इब्राहिम लोदी को मार पीट के भगा देगा, फिर मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, इब्राहिम लोदी को तो मारा पीटा, लेकिन उसके बाद दिल्ली पे खुद ही बैठ गया, जा ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ भी खटपट चालू, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में खटपट चालू होगी, क्योंकि बाबर भाग नहीं रहा था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते एक फिर अगला युद्ध किसके किसके बीच में होगा? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो पहला युद्ध तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। लेकिन दूसरा युद्ध जो हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसको हम खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा एक गांव है, उसी गांव में युद्ध हुआ था। ठीक है। अब देखिए, हालांकि इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, लेकिन अभी भी राजपूतों की पूरी तरह से शक्तियों को पूरी तरह से कुचल नहीं पाए थे। उसी में एक राजपूत थे मेदिनी राय। अब इनसे पंगा होगा बाबर का। तो अगला युद्ध फिर चंदेरी में होगा, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होगा। ठीक। अब यहाँ पे जाके राजपूतों की शक्तियों को पूरा जो है बाबर कुचल डालता है। ठीक है। अच्छा, जब बाबर का खानवा जो युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, तो युद्ध तो बहुत तगड़ा था। राणा सांगा इतना आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि बाबर की जो सेना थी ना, एकदम भयभीत हो गई थी, कि उसका हौसला डाउन हो रहा था बाबर की सेना का। और जब बाबर की सेना का हौसला डाउन हुआ, तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया कि भाई ये एक धर्म युद्ध है, ये धर्म की लड़ाई है, इसको आप लोगों को लड़ना होगा। जिहाद का नारा दिया। जिहाद माने धर्म युद्ध। हालांकि इसका जिहाद का सही अगर अर्थ निकालिए आप, तो अपने प्रति धर्म युद्ध, स्वयं के प्रति, जो आंतरिक चीजों के प्रति धर्म युद्ध जो होता है, वो जिहाद होता है। लेकिन यहाँ पे सैनिकों को क्या किया गया? मोटिवेट किया गया कि भाई आप लोगों का हौसला ना डाउन हो, ये धर्म युद्ध है। ठीक है। तो जिहाद का नारा दिया गया। और जब बाबर जीत गया, तो स्वयं को गाजी की उपाधि दी। गाजी। ठीक है, गाजी की उपाधि दी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुस्लिम जितने भी शासक हैं, सब जब कोई युद्ध जीतते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं, तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं, और हिंदू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो राजपूतों की शक्तियों को दो युद्धों से कुचल दिया गया। लेकिन इब्राहिम लोदी क्या था? अफगान था। अफगान, थोड़ा बहुत तो अफगान बचे ही होंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मर्द ऐसा नहीं कि सारे अफगान चले गए। उसी में एक महमूद लोदी था, वो बचा हुआ था, महमूद लोदी, अफगान। तो अब अफगानी की ऐसा नहीं है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो अफगानों की शक्तियों को पूरी तरह कुचल दिया गया, नहीं। कुछ तो अफगान बचे थे। तो फिर अफगान भी इसके लिए दिक्कत में थे बाबर के। तो अगला युद्ध फिर अफगानों से फिर होगा, किसके किसके बीच? महमूद लोदी और बंगाल नुसरत शाह, दोनों लोग मिलकर बाबर से लड़ेंगे। यानी अफगान और बाबर के बीच में होगा। और इधर राजपूत और बाबर के बीच में होगा। तो इतने युद्ध, चार युद्ध। तो बाबर जिंदगी भर युद्ध लड़ता रह गया, और वो 29 में लड़ता है, 30 में बाबर चला जाता है। ठीक है। तो जिहाद का नारा दिया तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, बाबर चार युद्ध लड़ा, चारों युद्ध जीत गया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके युद्धों के जीतने के कारण क्या थे? कैसे जीता? कितना, क्या तरीका इसका था? एक तो सबसे बड़ा इसकी खासियत थी कि कुशल नेतृत्व। अगर आपको, आपके पास सारी सुविधाएं हो, यदि आप यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे बुक हो, सब कुछ हो, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपका जो लीडरशिप है, जो आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, वही न रहे, तो फिर आपको किताब रखना, सुविधा मिलना, सब क्या है? सब बेकार है। इसी तरह बाबर के पास सब कुछ तो था, तोप था, बारूद था, लेकिन एक कुशल नेतृत्व भी था। इस कारण, यह भी एक कारण है सारे विजयों के लिए। ठीक है। एक दूसरा कारण भी है कि बाबर ने एक तुलमा पद्धति अपनाई थी। अब ये बाबर सीखा कहां से? ये तुलमा पद्धति बाबर सीखा कहां से? मैंने बताया था कि जब बाबर जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, तो जब उसने जागीरदार जागीरदार संभाली, ठीक, तो
वो जागीरदार जब संभाले तो उसके बाद जो है वो मध्य एशिया में तमाम युद्ध लड़ता रहा, तमाम चीजें करता रहा। तो वहीं से ये जो इसको जो बाबर को जब भगाया गया, मध्य एशिया से भगोड़ा घोषित किया गया, तो वहीं से इतना युद्ध ये लड़ा था, वहीं से तुलमा पद्धति युद्ध ये, मतलब वहां से मध्य एशिया में जितने भी, नहीं मैंने बताया कि मध्य एशिया में 3 स्थान थे, समरकंद, काबुल, मैंने बताया था ना। ये तीनों स्थान जो थे, इन्हीं को कब्जा करने के लिए बाबर परेशान था। परेशान, कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन सीखा वहां से, युद्ध लड़ने से बहुत कुछ सीखा। उसी में एक थी तुलमा पद्धति। तुलमा पद्धति क्या है? तुलमा पद्धति क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं, देखिए। बाबर 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जानी गए। मुगल वंश की नींव रखने के बाद बाबर के लिए कई समस्याएं थी। ऐसा नहीं है कि मुगल वंश की नींव रखा और पूरा भारत कब्जा हो गया, नहीं। अफगान भी बचे थे और राजपूताना भी बचे थे। तो ये अफगान और राजपूताना इसके लिए बड़ी समस्या थी। तो वही है, राजपूतों से, राजपूतों में दो लोग थे, राणा सांगा और मेदिनी राय। अफगान और अफगान या लोधी कहिए, इनकी भी शक्ति को अच्छे से नहीं कुचल पाए थे। तो ये भी लगभग लगभग आगे चल के यूनाइट हो रहे थे। यही यही यूनाइट होते हैं तो आगे ये चारों, आगे ये दो तीन युद्ध होता है, 3 युद्ध, ये इन्हीं लोगों के यूनाइट होने से होता है, राजपूतों के और अफगानों के। ठीक है। तो तुलमा पद्धति क्या है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर तुलमा पद्धति यहीं पे समझा देता हूँ मैं। जैसे देखिए, जैसे सेना को कई हिस्सों में बांट दिया जाता था तुलमा पद्धति में। कैसे सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था, क्या होता था उसमें, ये बता रहा हूँ, 1 मिनट। एकदम घबराइए मत, आपको मैं एकदम जीरो से बता रहा हूँ। देखिए तुलमा पद्धति, अब जैसे सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था, 3 हिस्सों में, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, मिडिल। ठीक है। 3 हिस्सों में सेना को बांट दिया गया। ये पिछला दस्ता, यहाँ पे और यहाँ पे पिछला, सेना का पिछला हिस्सा रहता था, पिछला हिस्सा या पिछला दस्ता कह लीजिए, पिछला दस्ता यहाँ पे। ठीक है। और पहले ये मिडिल वाले जो है आगे बढ़ते थे, ठीक, ये लड़ते थे, फिर धीरे धीरे ये पीछे वाला, ये वाले फिर आगे चल के ये लड़ते थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कहिए ये अंतिम हिस्सा है, ये भी अंतिम है, अग्रिम, ये अग्रिम हिस्सा है, ये भी, यहाँ भी अग्रिम हिस्सा, सेना का अग्रिम हिस्सा, अग्रिम हिस्सा। ठीक है। तो पहले ये अग्रिम हिस्सा आगे, पहले ये मिडिल वाले बढ़ते थे, ठीक, फिर अग्रिम हिस्सा आगे बढ़ता था, फिर पिछला दस्ता आता था। तो ऐसे ये थी आपकी क्या, तुलमा पद्धति। तो इसी पद्धति को सीखा था बाबर, कहाँ, मध्य एशिया में जो लड़ाई झगड़ा किया था वहीं से सीखा था ये। तो वहां से बहुत कुछ सीखा भी था। ऐसा नहीं है कि वहां से भगौड़ा हो गया लेकिन कुछ सीखा नहीं। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक है उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति में क्या था कि एक तोप है, ठीक, उस तोप को 2 गाड़ियों के बीच रखा जाता था, और फिर इसके बाद जैसे 2 गाड़ी है, ये 2 गाड़ी हो गई, एक गाड़ी ये, एक गाड़ी ये, ठीक। अब इन्हीं के बीच में यहाँ पे तोप रहता था, ठीक है, यहाँ पे। और इसी तोप को, तो ये एक गाड़ी हो गई, एक गाड़ी ये हो गई, ये गाड़ी है, बीच में तोप है, तोप को बीच में रख के इसके बाद आक्रमण किया था। तो ये उस्मानी पद्धति है, और ये तुलमा पद्धति है। तुलमा पद्धति में सेना को 3 हिस्से में बांट देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल, राइट हैंड साइड। हर हर हिस्से में पिछला दस्ता, अग्रिम दस्ता, पिछला दस्ता, अग्रिम दस्ता। मिडिल वाले सबसे आगे बढ़ते हैं, फिर अग्रिम, फिर ये, फिर धीरे धीरे युद्ध की, ये युद्ध की एक तकनीक ही है। ठीक है। और एक चीज और थी कि एक तोप और एक व्यक्ति एक बंदूक ऐसे लेकर भी लोग लड़ते थे। तो ये सारे विजय के कारण है, बाबर के विजय के कारण है। ठीक है। तो बाबर के कुल 4 युद्ध हैं, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया था, PKC और G, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो बाबर किससे किससे हमेशा लड़ता रहा,
एक तो राजपूतों से, दूसरा अफगानों से या लोदियों से। ठीक है। तो अंततः बाबर धीरे 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 सारी चीजों को क्या कर लेता है, दिल्ली पे अच्छे से नियंत्रण स्थापित कर लेता है। लेकिन इसको और समय नहीं मिलता है, क्योंकि 1529 तक तो घाघरा लड़ा, घाघरा का युद्ध हो गया, 30 में चला गया बाबर। तो इसको समय नहीं मिल पाता है कि ये साम्राज्य को कंसोलिडेट करे या पूरा भारत को कंसोलिडेट करे, सेंट्रलाइज करे। ठीक है। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता बाबर को। बाबर ने क्या किया था, केवल एक झंडा गाड़ दिया, हाँ ये हो गया एक, क्या हो गया, ये हमारा हो गया मुगल साम्राज्य। इसको कंसोलिडेट करेगा अकबर। आगे मैं अकबर बताऊंगा, अकबर पूरा सेंट्रलाइज, पूरा कंसोलिडेट करेगा भारत को। जैसे मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था ना, कि ऐबक केवल झंडा गाड़ दिया, हाँ ये रहा दिल्ली सल्तनत। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है कि पूरा जो है एकदम दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ बाबर भी करता है। तो बाबर का राजनीतिक इतिहास यही इतना ही है। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। जितना मैंने बताया इसको नोट करिए, चिंतन मनन करिए, बस इतना। अब एक एक युद्ध उठा के कि पानीपत में कौन कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, अरे भाई उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी, कि पानीपत में हुआ क्या था, कौन था, क्या था, चंदेरी में क्या हुआ, घाघरा युद्ध में क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप समय व्यर्थ करेंगे अपना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाबर का ही। आगे हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।